नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नव लोक प्रबंधन को ब्रिटेन में थेचरवाद कहा जाता है, अमेरिका में रिग्नोमिक्स और न्यूजीलैंड में रोजरोनोमिक्स। आगे देखते हैं दोस्तों। एनपीएम निजी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रबंधकीय तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करना है। मतलब कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि जो अगर हम किसी संगठन की बात करें तो उससे जुड़े जो ग्राहक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो। तो इसलिए जो निजी क्षेत्र में जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, निजी क्षेत्र में जो मैनेजमेंट किया जाता है, उसी को ही सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करना क्या है? एनपीएम है। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? क्रिस्टोफर हुड ने किया था। इसमें दोस्तों राज्य की जो भूमिका होती है वो कम होती है और उद्यमशील सरकार की स्थापना पर जोर दिया जाता है। आई बात समझ? मतलब इसमें करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का, इसमें जो मेन फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, या जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो इसमें जो सरकार है उसकी भूमिका, राज्य की भूमिका कम है और एक उद्यमशील सरकार की भूमिका ज़्यादा है। अब जो उद्यमशील सरकार है इसके लक्ष्य क्या है? एक तो कुशलता है, एक अर्थव्यवस्था है, एक प्रभावशीलता है। ठीक है दोस्तों, कुशलता, अर्थव्यवस्था, प्रभावशीलता, जिसे हम 3EB पढ़ चुके हैं, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। तो ये सरकार के मुख्य लक्ष्य होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें एक तो प्रॉफिट को फोकस किया गया है और एक लोगों की संतुष्टि को फोकस किया गया है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें हमें निजी क्षेत्र में जो प्रबंधन के तरीके हैं उसी से मिल सकती है, तो इसमें हम इसी पे ही फोकस करते हैं। तो हुड ने क्या क्या बातें कही? देखिए, हुड ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में पेशेवर प्रबंध, जहाँ के उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रबंधकों को स्वायत्तता भी दी जाए। इनकी क्या क्या मान्यताएं थी? कि सार्वजनिक क्षेत्र में पेशेवर प्रबंध किए जाएं, जहाँ पर उत्तरदायित्व के साथ साथ जो प्रबंधक हैं उनको स्वायत्तता भी दी जाए। इसके अलावा प्रबंधकों की नज़र में जो लक्ष्य हो वो स्पष्ट होना चाहिए कि भाई हमें ये लक्ष्य अर्जित करना है। इसके अलावा संसाधनों के बंटवारे में नियंत्रण हो, मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर सही तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय शैली पर बल दिया जाए, मतलब जो मैनेजमेंट की शैली निजी क्षेत्र में काम में आती है उसी पर ही क्या दिया जाए दोस्तों? बल दिया जाए। उच्च अनुशासन तथा संसाधनों में मितव्ययता। ठीक है दोस्तों, उच्च अनुशासन और संसाधनों में मितव्ययता का भी ध्यान रखा जाए। अधिक से अधिक अनुशासन हो संगठनों में और मितव्ययता ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हुड ने कहे। दोबारा देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में पेशेवर प्रबंध हो जिनको उत्तरदायित्व के साथ साथ स्वायत्तता भी दी जाए। प्रबंधकों की नज़र में लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। इसके अलावा संसाधनों के बंटवारे में नियंत्रण हो, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय शैली पर बल दिया जाए तथा उच्च अनुशासन तथा संसाधनों में मितव्ययता का ध्यान रखा जाए। अब देखिए दोस्तों, टेड ग्रेबलर और डेविड ऑसबोर्न ने सरकार के 10 सूत्र बताए। मतलब कि सरकार को इन 10 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से हैं? सरकार कैसी हो? उत्प्रेरक सरकार हो। मतलब कि ये क्या करे? उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गतिशीलता बढ़ाता है।
वैसे ही सरकार क्या हो, सरकार का रोल ये हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए या फिर और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं प्रदान करें। तो उसमें जो सरकार है वो उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। समुदाय आधारित विकेंद्रीकृत सरकार हो, मतलब एक जगह सेंट्रलाइज ना हो। जो शासन है वो कैसा हो, प्रतिस्पर्धी हो। सरकार मिशन आधारित हो, मतलब उसका एक कोई मिशन डिसाइडेड हो। परिणामोन्मुख हो, मतलब कि रिजल्ट पर बेस्ड हो कि हमारे जो लक्ष्य थे वो हमने अर्जित किए कि नहीं। ग्राहकों पर बेस्ड हो कि ग्राहकों को किस चीज़ की डिमांड है। उद्यमी शासन हो, मतलब कि इकोनॉमिक बेस्ड शासन हो। पूर्व अनुमान करता हो, बाजारोन्मुख हो। ठीक है दोस्तों, तो मेनली यहाँ पर जो फोकस किया है ये कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसा ही है, मतलब अधिक लाभ की प्राप्ति, अधिक लोगों की संतुष्टि। आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उनके क्रियान्वयन में क्या किया गया है भारत में और उसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरकार वितरणकर्ता के रूप में। ये विशेषता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की पहली विशेषता, सरकार वितरणकर्ता के रूप में। तो इसका क्रियान्वयन देखते हैं दोस्तों। वितरणकर्ता होगी जब वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का पालन करे। जैन आयोग ने इसी हेतु लाइसेंस राज को ख़त्म किया, मतलब एक जैन आयोग का गठन किया गया था जिसने जो लाइसेंस राज था उसे खत्म किया। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता ये है कि अगर सरकार वितरण करता होगी तो मतलब अगर इस क्षेत्र में अधिक कार्य किया जाएगा तो इसमें जो समय है वो बचेगा और वो जो समय है वो अन्य कार्यों में लग सकता है। आगे प्रशासन में 3E लाने में क्या क्रियान्वयन किया गया है? पब्लिक सेक्टर यूनिट में विनिवेश किया गया, सिटीजन चार्टर लागू किया गया। मतलब प्रशासन में हमें 3E पर बल देना है, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये तीनों अधिक से अधिक हो। इस हेतु क्या किया जाए? पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उनमें विनिवेश किया जाए, जिससे देखिए जो नॉर्मल जो सामान्य जनता है या जो अधिक से अधिक लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सरकार से। तो क्या किया जाए? पब्लिक सेक्टर यूनिट में विनिवेश किया जाए। सिटीजन चार्टर जो कि किससे संबंधित है? नागरिकों से संबंधित है। तो अधिक से अधिक जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसका क्या किया जाए? विनिवेश किया जाए। अब इससे क्या होगा? हमने PSU में विनिवेश किया, इसकी उपयोगिता क्या है? अगर आप PSU में विनिवेश करेंगे तो उसमें जो कार्य करने का तरीका है वो सुधरेगा, यानी कि कार्य निष्पादन में सुधार होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है पारदर्शिता पर बल। तो इसके लिए हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और ई गवर्नेंस में आप सारी जानकारी इजीली इंटरनेट पर प्रोवाइडेड रहती है। इससे क्या होगा? पारदर्शिता पर बल दिया तो भ्रष्टाचार में कमी होगी और जो कार्य है उनका क्या होएगा दोस्तों? सरलीकरण। अगला है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, इसका क्रियान्वयन किस रूप में किया गया? नीति आयोग के रूप में किया गया। उसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने भाई वित्त विकेंद्रीकरण की भी बात कही थी। तो विकेंद्रीकरण के लिए सरकार ने ये इम्प्लीमेंटेशन किया और इसकी उपयोगिता क्या है? स्थानीय स्वायत्ता। विकेंद्रीकरण का एक और स्वरूप हमें नगर पालिका और पंचायत समिति के रूप में भी मिलता है। इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 73 और 74। तो इसकी उपयोगिता क्या है दोस्तों? स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का सशक्त होना, मतलब जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं वो सशक्त होती हैं,
उसके अलावा व्यक्तियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होती है। किसके द्वारा? विकेंद्रीकरण के द्वारा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सरकार है वो क्या रहेगी? वितरण करता रहेगी। प्रशासन में 3E पर बल दिया जाएगा, पारदर्शिता पर बल दिया जाएगा, विकेंद्रीकरण किया जाएगा, विनौकरशाहीकरण। विनौकरशाहीकरण मतलब जो नौकरशाही है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें कमी की जाए। तो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 30% पदों की क्या करी गई है दोस्तों? कटौती। इससे क्या होगा? प्रशासनिक अपव्यय जो है वो कम हो जाएगा। तो विनौकरशाहीकरण करना। अगला है पद सोपान का विरोध। पद सोपान में हमने क्या किया था? पद सोपान में हमने अलग अलग पदों में जो कार्य था उसको पावर के साथ डिवाइड किया था। तो इसका विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि इसकी जगह आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ना। जो पद सोपान व्यवस्था है उसे लचीला बनाओ। इससे क्या होगा? इसका उपयोग करने पर मतलब पद सोपान का विरोध करना है, इसके कम करने से जो लाल फीताशाही है कम होगा। आप कोई भी कार्य कराने जा रहे हो, अगर आप काम कराने गए और आपको एक लंबा प्रोसेस दिखा दिया गया कि भाई पहले आपको इस कर्मचारी से कांटेक्ट करना है, फिर अगले से करना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो आपका कोई भी सरकारी काम है उसमें डिले होगा, ठीक है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो हमारा फोकस है वो क्या है? प्रॉफिट है और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करना है। तो उसके लिए जो पद सोपान व्यवस्था है दोस्तों उसको क्या किया जाएगा? या लचीला करो या इसको कम करो। तो लाल फीताशाही कम हो जाएगी इसका विरोध करने से और निर्णय शीघ्रता से ही आ जाएगा या लिया जाएगा। सरकार सरकारी संसाधनों के आकार में कटौती करे। मतलब जो सरकारी संसाधन है उनके आकार की उपयोगिता में कटौती की जाए। जिससे क्या होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया? 91वां संविधान संशोधन। मतलब कि सरकारी संसाधनों का आकार मतलब जो सरकारी आकार है उसमें कटौती की जाए। जैसे कि 91वें संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार कितना फिक्स कर दिया गया? 15%। इससे क्या होगा? जो सरकारी संसाधन है उसका हम सही डायरेक्शन में उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा ठेका पद्धति दी जाए। मतलब जो भी आपको कार्य संपन्न कराना है उसकी क्या दिया जाए? उसका ठेका दिया जाए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड हो, जिससे जल्दी से जल्द वो काम पूरा हो जाए प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है दोस्तों। आगे है राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को खारिज किया जाए। इसके अलावा RRR यानी कि रिटर्न, रिसाइकिल और रीयूज पर भी फोकस किया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। अब हम इसकी आलोचना देखते हैं। तो आलोचना सबसे पहली यही है कि इसमें बाजार पर फोकस किया गया है। इसमें कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कमज़ोर है और इसमें बेरोज़गारी बढ़ती है। इन सब चीज़ों की वजह से मनोबल में भी गिरावट आती है। अब हम देखते हैं कि जो NPA है और NPM है इसमें अंतर क्या है। याद कीजिए जब मैंने आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बेस रखा गया जब अमेरिकी समाज में उथल पुथल था। और ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये दोस्तों आया हमारे LPG रिफॉर्म्स के साथ में। तो जाहिर सी बात है इसमें हम किन की बातें करेंगे? हम बात करेंगे प्रॉफिट की, हम बात करेंगे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की। तो इस वजह से NPM LPG के दौरान आया। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये दरअसल युवाओं का आंदोलन था, लेकिन जो NPM है वो वरिष्ठ और अनुभवी युवाओं सबका आंदोलन है। NPA का जो लक्ष्य था वो क्या था? मूल्य और सामाजिक समानता, जबकि NPM का लक्ष्य क्या है? प्रशासन में 3E का समावेश। NPA दोस्तों विकसित देशों के लिए था, वहीं NPM
विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के लिए लागू होता है। तो ये था दोस्तों अपना न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। जैसा हो प्लीज़ बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।